For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. अभी आपने जो सुना ये मृत्युदंड की सजा दी गई है और सजा दी गई है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। जी हां, शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौजूदा बांग्लादेश की कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है और ये सजा उनको सुनाई गई है। बांग्लादेश में इस समय जो अंतरिम प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस की ओर से ये कार्रवाई की गई है। उनका मानना है कि पिछले वर्ष जुलाई में जो हिंसा फैली, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना, उसमें बहुत सारे लोगों की जो मौतें हुई, उसकी जिम्मेदार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। उनके साथ साथ दो और लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। तत्कालीन गृह मंत्री रहे अब्दुस्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और आईसीटी की तरफ से फैसला भी आ चुका है। जी हां, नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो इस समय भारत में रह रही हैं, उनके खिलाफ मृत्युदंड की सजाए मौत क्यों उनको दी गई है, क्या कुछ कारण था, बांग्लादेश में जो हिंसा पिछले वर्ष भड़की थी उसका क्या कुछ कारण था और उनके ऊपर मृत्युदंड की जो सजा सुनाई गई है, मौत की सजा सुनाई गई है, उसके बाद जो एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़की है उसका क्या कुछ राजनीतिक माहौल बना हुआ है। इन सब विषयों पर हम डिटेल में आज के अपने इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुद्दे की शुरुआत करते हैं कि ये कब शुरू हुआ था, बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष घटनाक्रम हुआ था, क्या कुछ उसके पीछे का कारण था, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 में जुलाई और अगस्त के महीने में बांग्लादेश में जो बहुत सारे छात्र थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करते हुए सड़क पर छात्र उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने इस व्यवस्था का विरोध किया था कि बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियां हैं और इसके अलावा जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश है, इन सब में जो सरकारी कोटा था वो 30% का कोटा जो है बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके वंशजों के लिए आरक्षित किया गया था। इस पूरी सरकारी कोटे की प्रणाली का बांग्लादेश के छात्रों ने विरोध शुरू किया और विरोध करने के बाद जो है उसमें जो 30% की व्यवस्था थी उसके खिलाफ छात्र धीरे धीरे सड़क पर उतरे। सड़क पर उतरने के बाद जो प्रदर्शन था शुरुआत में वो शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन बाद में ये प्रदर्शन उग्र रूप लेते हुए हिंसक तौर पर शुरू हो गया था और उन्हीं सब वजहों से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल बना। उस आंदोलन में सरकार को, बांग्लादेश को बहुत बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे आर्थिक नुकसान भी हुआ और फिर धीरे धीरे पूरा जो मामला था वो सरकार गिराने तक पहुंच गया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदर्शनकारियों ने शहरों में तालाबंदी शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश की जो यातायात व्यवस्था थी, रेल नेटवर्क था, सड़क नेटवर्क था, इन सब पर जो प्रदर्शनकारी थे छात्र, इन्होंने ये रोक लगाना शुरू किया। ढाका, चटगांव और अन्य प्रमुख शहरों में भारी प्रदर्शन उस दौरान किया गया और इस प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए 14 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को रजाकर यानी कि देशद्रोही घोषित किया और देशद्रोही घोषित करने के बाद से जो स्थिति थी और ज्यादा बदल गई, भड़क गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि 18 जुलाई को आते आते सरकार की तरफ से देशव्यापी कर्फ्यू लगाया गया और कई जगहों पे इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई बांग्लादेश में, जिसके कारण प्रदर्शन और भी बढ़ गया, बहुत सारी मौतें होने लगी और बांग्लादेश की जो स्थिति थी वो बिल्कुल बुरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शेख हसीना के इस नीति का बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पे विरोध होना शुरू हुआ।
संयुक्त राष्ट्र समिति और अन्य जो मानवाधिकार संगठन थे, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार ने इस इंटरनेट बंद करने के दौरान और सूचना प्रणाली को ध्वस्त करने के दौरान बल का प्रयोग किया है, और जिसमें बहुत सारे बच्चों की, कम से कम 32 बच्चों की इसमें मौत हुई है। बाद में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जब बातचीत शुरू हुई, तब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा का जो प्रणाली था, उस प्रणाली को घटाकर 7% कर दिया गया। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको कम करने के बावजूद भी बांग्लादेश में जो प्रदर्शन था वो रुका नहीं। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपने प्रदर्शन को समाप्त नहीं किया, वो अपने प्रदर्शन को जारी रखे। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो हिंसक रूप लेना शुरू हुआ और आंदोलन वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद संघर्ष जो था वो आंदोलन जो है का रूप ले चुका था। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस्तीफे की जो प्रदर्शनकारी थे वो मांग करने लगे और जनाक्रोश था वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बढ़ गया। 5 अगस्त को 2024 को शेख हसीना को इस प्रदर्शन के खिलाफ घुटने टेकते हुए शेख हसीना ने भारत भाग कर आकर उन्होंने यहाँ पे शरण ली। बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया और बांग्लादेश छोड़कर वो भारत में पलायन करने के लिए मजबूर हो गई और दिल्ली में मौजूदा समय में वो रह रही हैं। तो ये पूरी घटना थी और इस घटना के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाती है और अंतरिम सरकार का नेतृत्व करते हैं मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, यूनुस जिनको शांति का नोबेल दिया गया था, यूनुस सरकार की अगुवाई करते हैं। फिलहाल ये जो बांग्लादेश में बांग्लादेश की कोर्ट की ओर से जो ये मौत की सजा सुनाई गई है, मोहम्मद यूनुस की ही सरकार में शेख हसीना के खिलाफ सुनाई गई है। और 17 नवंबर यानी कि सोमवार को 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से ये फैसला आया है। उसके मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है और उनके साथ मौत की सजा सुनाई गई है पूर्व सहयोगी गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को गवाह बनने के कारण 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि फैसले जो आया है, ये फैसला ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुपस्थिति में आया है। फैसला आने के बाद क्या कुछ शेख हसीना कहती हैं, इसको हम आपको बताते हैं। शेख हसीना ने कहा कि इस ट्रिब्यूनल को कंगारू कोर्ट करार दिया है, आईसीटी को उन्होंने कंगारू कोर्ट करार दिया है और देशव्यापी प्रतिबंध का उन्होंने बांग्लादेश में आह्वान भी किया है। हसीना ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतरिम सरकार के उग्र तत्व उन्हें और उनकी जो पार्टी है आवामी लीग, उसकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है ये निष्पक्ष अदालत नहीं है और ऐसा ये जो पूरा कोर्ट है इसको मौजूदा सरकार जो है वो चला रही है, जिसे जनता का कोई जनादेश नहीं प्राप्त है। मतलब कि जो यूसुफ की सरकार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है उसको चुनावी प्रक्रिया के तहत, लोकतंत्र के तहत नहीं स्थापित किया गया है और सरकार को इसको कोई मतलब जो सरकार चला रही है उसको जनता का कोई जनादेश नहीं प्राप्त है। फिलहाल इस विरोध और हिंसा के बीच बांग्लादेश में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, ये सब बंद हैं और पूरे देश के कई हिस्सों में तनाव का माहौल है और मौजूदा वक्त में शेख हसीना के अपराधों को आईसीटी के मापदंडों में भी आंका गया है। आपको बता दें कि ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, ये बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा जो है न्याय व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पैरेलल आईसीटी चलाया जाता है। आईसीटी विशेष मसलों के लिए, विशेष मामलों के लिए जो है यहाँ पे केस आते हैं और ये केस यहाँ पे चलाए जाते हैं और न्याय व्यवस्था का एक प्रमुख अंग आईसीटी है। आईसीटी का जो गठन था वो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके बांग्लादेशी सहयोगियों के खिलाफ
कि की ओर से जो नरसंहार किए गए थे, जो मुकदमे किए गए थे, उस दौरान इसका गठन किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया था। और बांग्लादेश में दो प्रमुख स्तंभ हैं जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया। पहला है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जो प्रमुख स्तंभ है वो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट को देश का सर्वोच्च अदालत कहा जाता है, जहां पर नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक मामलों की अंतिम सुनवाई होती है। वहीं आईसीटी एक विशेष उद्देश्य के लिए गठित जो है अदालत है, जिसका दायरा बेहद सीमित है और बेहद गंभीर मामले इस कोर्ट के अंतर्गत आती है। यह अदालत केवल युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ जुड़े मामलों में सुनवाई करती है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना 1973 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत की गई है। शेख हसीना का आरोप है कि उनके शासनकाल में, शेख हसीना के शासनकाल में कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की गई, जिसके गंभीर मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है। आईसीटी के पास शेख हसीना की सरकार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हीं सब सबूतों के आधार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। सजाए मौत की सजा उनको सुनाई गई है और यही सब आधार बनाया गया है। उन्हें 3 मुख्य आरोपों में दोषी करार दिया गया है। पहला जो आरोप है शेख हसीना के ऊपर, वो न्याय रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के लिए और सरकारी कर्तव्यों को अनदेखा करने के लिए, जिससे अत्याचार में जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाया गया और बांग्लादेश में भीषण नरसंहार हुआ। इन सबका जिम्मेदार शेख हसीना को माना गया। यही 3 प्रमुख आरोप थे जिसके आधार पे आईसीटी की कोर्ट में बांग्लादेश में शेख हसीना को जो है अपराधी माना गया। इस वजह से उनको मौत की सजा सुनाई गई है। हसीना को सजा सुनाने के बाद अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से भारत से शेख हसीना को वापस मांगने की मांग जो है, प्रत्यार्पण की जो मांग है वो तेज हो गई है। पहले भी बांग्लादेश की ओर से ये प्रयास किया गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार हसीना को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच में प्रत्यार्पण जो संधि है, उस आधार पे भारत का ये प्रमुख दायित्व बनता है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। बांग्लादेश पहले भी कई बार इस प्रकार के आधिकारिक तौर पर शेख हसीना को भेजने के लिए आवेदन किया है, लेकिन भारत की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया पहले भी नहीं दी गई। लेकिन शेख हसीना को जो मौत की सजा सुनाई गई, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का भी प्रतिक्रिया आया है और इस मामले में भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए इस फैसले को संज्ञान में लिया है। बयान में भारत ने कहा है कि भारत एक करीबी पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश के हितों के लिए वो प्रतिबद्ध है। उस देश में शांति, लोकतंत्र और समावेशिता, स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत पूरा सहयोग करता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत भविष्य में भी बांग्लादेश के सभी पक्षों, रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से बांग्लादेश के साथ जुड़ा रहेगा। इस सजा पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वैश्विक स्तर पे भी प्रतिक्रिया इस पे आई है। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभी परिस्थितियों में मौत की सजा के इस्तेमाल के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक ने अपने दैनिक ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि महासचिव उनके रूख से पूरी तरह सहमत हैं और किसी भी प्रकार की मौत की दंड की जो सजा है, जो दंड है मौत का, उसके खिलाफ हैं, उसका वो बहिष्कार करते हैं। तो कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पे भी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर जो सजाए मौत उनको सुनाई गई है, वो सजा सुनाई गई है, उसके खिलाफ वैश्विक स्तर पे भी अधिकारी, जो बड़ा वर्ग है, वो सब बांग्लादेश के शेख हसीना के खिलाफ है, उनके पक्ष में है। वो लोग उस अपराध जिसमें उनको सजा सुनाई गई है, मौत की सजा सुनाई गई है, मौत की सजा के खिलाफ
पूरा वैश्विक स्तर पे लोग हैं। तो कुल मिलाकर शेख हसीना इस समय भारत में रह रही हैं, भारत से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बांग्लादेश में बंद का उन्होंने आह्वान भी किया है। और जो उनका कहना है, उनका आरोप है कि जो कोर्ट है आईसीटी, उसको जो अंतरिम सरकार है यूनुस की वो चला रही है, जिसके पास जनादेश भी नहीं है। और अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। जो उसकी पूरी अपडेट है, हमने आपको कब से ये विवाद शुरू हुआ, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन किस लिए शुरू किया गया, और वो हिंसक प्रदर्शन किस तरीके से अंतरिम सरकार के गठन तक का नौबत ले आया। अब जो पूर्व में बांग्लादेश में सरकार थी, उसके प्रमुख प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस तरीके से मौत की सजा सुनाई गई है, इन सब मामलों की अभी तक की पूरी जो अपडेट है, वो अपडेट हमने आप तक पहुंचाया है। गांव देहात आगे और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाता रहेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।